स्टमक के बारे में पढ़ना था। तो अच्छा इसोफेगस के 3 भाग बता दिए थे ना, अगर बस पेशियम कौन-कौन सी होंगी, ठीक। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमको स्टमक के बारे में पढ़ना है। स्टमक क्या? आमाशय। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टमक या आमाशय के बारे में। तो देखिए आमाशय जो है वो जे शेप स्ट्रक्चर है, जे आकृति का होता है। इसके कितने भाग होते हैं? तो इसके अगर देखा जाए तो 4 भाग हैं। एक तो ये ऊपर वाला भाग जो होता है इसको अपन कहते हैं फंडस, जिसमें इसोफेगस खुलती है, वो भाग कहलाता है कार्डियाक। ये है बॉडी पार्ट और यहाँ पर है पाइलोरस या इसको अपन कहते हैं पाइलोरी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फंडस है, कार्डियाक है, बॉडी है और पाइलोरस या पाइलोरी पार्ट। अब यहाँ पर जो इसोफेगस है ये इस भाग में एक स्फिंक्टर मिलता है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर बना था ना गैस्ट्रोइसोफेजियल कार्डियक, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है, यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है जिसको अपन कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक अवरोधनी। पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं या पाइलोरिक अवरोधनी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब स्टमक में जो है कई सारी ग्लैंड्स मिलती हैं, ठीक है, जिनको अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि कहा जाता है। तो अब अपन बात करते हैं स्टमक में मिलने वाली ग्लैंड्स की। गैस्ट्रिक या जिसको क्या बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो जठर ग्रंथि होती है, ये जठर ग्रंथि एक तो इसमें हमें मिलेगी नेक सेल्स या ग्रीवा कोशिकाएं। इसमें एक मिलती है हमको ग्रीवा सेल्स कहते हैं, जिनको नेक सेल्स भी कहते हैं। और ये जो नेक सेल्स होती है ये सीक्रेट करती है म्यूकस, ये म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं। दूसरी यहाँ पर मिलती है पाचक ग्रंथियां। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी होंगी गैस्ट्रिक ग्लैंड में, पाचक ग्रंथि होती है। इन पाचक ग्रंथि को अपन कहते हैं फंडिक ग्रंथि। क्या कहते हैं इनको? फंडिक ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि किस भाग में मिलती होंगी? ये फंडस में मिलती है। किसमें मिलती है? फंडस में मिलती है, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? इसलिए अपन इनको फंडिक ग्रंथि कहते हैं। और तीसरी जो है, तीसरी यहाँ पर मिलती है अर्जेंटाविन कोशिकाएं। अर्जेंटाविन सेल्स मिलती हैं तीसरी। अर्जेंटाविन कोशिकाएं मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है जठर ग्रंथि, वो इन 3 चीजों से मिलकर बनती हैं। क्या क्या? चलो कोई नहीं, जठर ग्रंथि किस तरह गर्मी में भी निकलते हैं, टेंशन मत। तो जठर ग्रंथियां जो होती हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को, एक तो नेक सेल्स, देखो स्टमक में 3 तरह की जो है 3 टाइप की जो है टाइप्स के सिक्रीशंस मिलेंगे जो गैस्ट्रिक ग्रंथि बना रहे हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथि या जठर ग्रंथि जो होती है तो नेक सेल म्यूकस सीक्रेट करेगी। दूसरा पाचक ग्रंथियां मिलती हैं फंडिक ग्रंथि, जो किस भाग में मिलेंगी? किस भाग में मिलेंगी? फंडस में। और तीसरी कोशिकाएं मिलेंगी यहाँ पर कौन सी? अर्जेंटाविन। कौन सी कोशिकाएं? अर्जेंटाविन कोशिकाएं। ये तीनों मिलकर जठर ग्रंथि बनाती है। तीनों के बारे में एक करके बात करते हैं। क्या म्यूकस सेल की, ग्रीवा सेल्स की तो कोई पढ़ लिया बनने की म्यूकस सीक्रेट करेगी। बात करते हैं यहाँ पर किसकी? पाचक ग्रंथि की। भाई यहाँ पर जो जठर में पाचक ग्रंथि मिलती है, इस पाचक ग्रंथि में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है जिसको अपन कहते हैं जाइमोजन सेल, जाइमोजन कहते हैं, पेप्टिक कहते हैं या मुख्य कोशिकाएं कहते हैं। जाइमोजन कोशिका, पेप्टिक कोशिका या क्या कहते हैं? मुख्य कोशिका कहते हैं। ये जो जाइमोजन सेल है या मुख्य कोशिका है, ये स्त्राव करती हैं एंजाइम का। ये एंजाइम निकालती हैं। कौन से एंजाइम निकलेंगे इससे एक तो निकलेगा प्रोरेनिन और दूसरा निकलेगा पेप्सिनोजन। एक है प्रोरेनिन, दूसरा है पेप्सिनोजन, ठीक है, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। अब ये जो प्रोरेनिन है और पेप्सिनोजन दोनों निष्क्रिय अवस्था में, दोनों ही प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम है, प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम है, लेकिन दोनों ही कैसे हैं? अभी निष्क्रिय हैं। जब प्रोरेनिन सक्रिय होगा तो रेनिन बनाएगा और पेप्सिनोजन सक्रिय होगा तो पेप्सिन बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही एंजाइम की अगर अपन बात करें, दोनों ही क्या है? निष्क्रिय अवस्था में है, निष्क्रिय एंजाइम है और दोनों ही क्या है? प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम है, जो कि क्या करेंगे? प्रोटीन को तोड़ने का काम करेंगे। प्रोटीन विघटनकारी एंजाइम है दोनों ही। कैसे तोड़ेंगे तब वो अपन आगे पाचन में बात करेंगे, ठीक है। इनका काम क्या है? प्रोटीन विघटनकारी है, लेकिन प्रोटीन को किस तरीके से तोड़ेंगे वो अपन आगे पाचन की कार्यकी पढ़ेंगे तब बताऊंगा इसका काम, ठीक है। दूसरे पहली कोशिका तो जाइमोजन हो गई, ठीक है। दूसरे तरह की कोशिकाएं इसमें होती हैं ऑक्जेंटिक। ऑक्जेंटिक या इसको कहते हैं पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स कहते हैं इसको। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं या पैराइटल सेल कहते हैं। ये जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हैं ये निकालती हैं, एक तो इनका जो स्त्राव होता है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, और दूसरा निकलेगा इनसे CIF, जिसको कहते हैं कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, या इसको कहा जाता है नेज कारक। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? एनसीईआरटी में नेज कारक लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से क्या क्या निकला? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकला HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और दूसरा क्या निकला? नेज कारक, ठीक है, या CIF कह सकते हैं। अब इनके कार्य क्या होते हैं ये देख लेते हैं। भाई HCl क्या काम करेगा? HCl एक तो प्रतिजीवाणुवीय है, जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकेगा। जैसे मुख गुहा में लाइसोजाइम होता है ना, जैसे मुख गुहा में लाइसोजाइम होता है, वैसे यहाँ पर क्या है? HCl है। तो HCl जो होता है वो प्रतिजीवाणुवीय होता है। साथ ही साथ HCl जो होता है वो एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है। एंजाइम को सक्रिय करने के लिए अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। एंजाइम को सक्रिय करने के लिए अम्लीय माध्यम देता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे कि एंजाइम क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। प्रोरेनिन क्या बन जाता है? रेनिन। और पेप्सिनोजन क्या बन जाता है? पेप्सिनोजन बन जाता है। पेप्सिन और सक्रिय होकर अपना काम करेंगे, काम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरा काम है इसका फेरस का, फेरस मतलब फेरिक का, फेरिक Fe3+ का फेरस में परिवर्तन। फेरिक का फेरस, फेरस मतलब Fe2+, ये +2 जो भी बोला, ठीक है। तो अब Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट कर दिया। इसमें क्या जरूरत थी? क्योंकि आयरन का जो अवशोषण होगा वो इस रूप में होता है। तो भोजन में जो भी आयरन इस रूप में आया होगा उसको Fe2+ में क्या कर देगा? परिवर्तित, जिससे कि आयरन का अवशोषण हो सके। नहीं तो Fe3+ वाला आयरन हमारे किसी काम का नहीं है, जो वो अपचित भोजन के साथ निकल जाएगा, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि उसका अवशोषण ही नहीं हो सकता, ठीक है। और दूसरा क्या बताया मैंने? HCl तो हो गया। HCl के क्या काम हो गए?
एक तो प्रतिजीवाणु है, एंटीबैक्टीरियल है, दूसरा एंजाइम को सक्रिय करने के लिए अम्लीय माध्यम देगा, और तीसरा फेरिक का फेरस में परिवर्तन जो कि आयरन के अवशोषण के लिए जरूरी। ठीक है, दूसरा स्राव अपन ने देखा था CIF होता है इसका। दूसरा स्राव क्या होता है? CIF। तो देखते हैं भाई CIF का काम क्या है, नेत्र कारक का। CIF क्या करेगा? CIF जो होता है विटामिन B12 का अवशोषण करता है, विटामिन B12 का अवशोषण करता है। B12 ये कहीं पढ़ा था अपन ने, विटामिन B12 आरबीसी के परिपक्वन के लिए चाहिए, ध्यान आया? आरबीसी जब अपरिपक्व होती है तब आकार में बड़ी होती है, छोटी होती है? आकार में बड़ी होती है और इसके बीच में केंद्रक होता है। जब ये परिपक्व हो जाती है तो छोटी हो जाती है और केंद्रक नहीं होता, हीमोग्लोबिन होता है। याद आ गया ना? ठीक है, तो विटामिन B12 का अवशोषण करने के लिए कौन सा क्या चाहिए हमको? CIF चाहिए। ठीक है, इसकी उपस्थिति में B12 का अवशोषण होगा और फिर जाके आरबीसी का परिपक्वन होगा। अगर मान लीजिए CIF की कमी हो जाए, यहां पर मैं कह रहा हूं अगर CIF की कमी हो जाए तो क्या होगा? CIF की कमी होगी तो शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, क्योंकि भोजन के साथ कितना भी ले लें विटामिन B12 डाइट में, लेकिन वो अवशोषित ही नहीं होगा। तो शरीर में B12 की कमी हो जाएगी तो क्या आरबीसी का परिपक्वन होगा? आरबीसी का परिपक्वन नहीं होगा, तो आरबीसी बड़ी रह जाएगी। आरबीसी बड़ी रह जाएगी। इसको अपन क्या बोलते हैं? एनीमिया। कौन सा एनीमिया? ये भी लिखा था अपन ने वहां पर। इसकी वजह से मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। मैक्रो मतलब बड़ी, साइटिक मतलब सेल। सेल बड़ी रह जाएगी। कौन सी सेल? आरबीसी। बड़ी क्यों रह गई? क्योंकि परिपक्व नहीं हो पाई। ठीक है, अब यहां पर इसी तरह से एक टर्म होता है एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी या HCl की अनुपस्थिति। HCl क्या है? अनुपस्थित है। एक्लोरहाइड्रिया तो पहला वाला ये अनुपस्थित है, HCl अनुपस्थित है। जब HCl अनुपस्थित होगा तो क्या आयरन का एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा, मतलब आयरन की कमी हो जाएगी। भाई एक्लोरहाइड्रिया हो गया तो किसकी कमी हो गई? एक्लोरहाइड्रिया हो गया तो आयरन की कमी हो गई, तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। भाई आयरन, हीमोग्लोबिन के लिए चाहिए ना आयरन, तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा तो आरबीसी जरूरत से ज्यादा छोटी हो जाएगी। आरबीसी जरूरत से ज्यादा छोटी हो जाएगी। कौन सा एनीमिया? यहां पर हो जाएगा माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, मतलब HCl की कमी हो जाए तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, और यहाँ पर CIF कम हो जाए तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। ठीक है, इसको पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं। पर्नीशियस शब्द भी लिखा होगा, वहाँ एक नाम लिखा होगा। मैक्रोसाइटिक को पर्नीशियस भी कहते हैं। ये क्या कहलाता है? पर्नीशियस एनीमिया भी कहते हैं। पर्नीशियस एनीमिया मैक्रोसाइटिक के लिए है। ठीक है, तो एक्लोरहाइड्रिया HCl की अनुपस्थिति, आयरन नहीं तो हीमोग्लोबिन नहीं तो आरबीसी खाली है, तो आरबीसी खाली है तो जरूरत से ज्यादा छोटी हो गई। ठीक है ना? ठीक है, तो इतनी बात क्लियर। अब देखिए तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर वापस आते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथि, जठर ग्रंथि में अपन ने कहा कि जठर ग्रंथि में क्या क्या होता है? जठर ग्रंथि में एक तो होता है ग्रीवा सेल, नेक्स्ट सेल जो म्यूकस सीक्रेट करती है, दूसरी होती है पाचक ग्रंथि। पाचक ग्रंथि में दो तरह की कोशिकाएं पढ़ ली और उनके काम पढ़ ली। तीसरा क्या है? तीसरा मैंने लिखा था पाचक ग्रंथि के बाद भाई इसमें अर्जेंटाफिन सेल्स भी तो होती हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स भी होंगी। अब ये अर्जेंटाफिन सेल्स भी अलग अलग प्रकार की होती है। असल में ये कोशिका अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं का मिश्रण है। ये अर्जेंटाफिन कोशिकाओं में एक होती है जी सेल कहते हैं जिसको, इनको कार्य के आधार पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। जी सेल, जी सेल क्या करती है? गैस्ट्रिन हार्मोन बनाती है। ये क्या बनाती है? गैस्ट्रिन हार्मोन का स्राव करती है। अब गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा वो अपन आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ये एक्चुअली आमाशय नहीं रहा हूं क्योंकि आगे लिखवाऊंगा। गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो आमाशय की क्रियाविधि को बढ़ाता है, आमाशय के स्राव को, आमाशय के संकुचन को बढ़ाने का काम करता है। दूसरी इसमें होती है डी सेल, जो डी कोशिकाएं होती हैं ये निकालती है हिस्टामिन। ये कहीं और से भी निकलता है, बेसोफिल से। बिल्कुल, ये बेसोफिल से भी निकलता है हिस्टामिन। नहीं, एक मिनट, डी सेल नहीं, ईसी सेल, डी सेल आ गया, ईसी सेल। ईसी सेल कहते हैं जो क्या निकालती है? हिस्टामिन। हिस्टामिन बेसोफिल से भी निकलता है। बेसोफिल जाना है जो WBC के प्रकार में पड़ी थी। और हिस्टामिन क्या होता है? वाहिनी प्रसारक और शोधकारक भी होता है, रक्त वाहिनियों में प्रसार करता है। और तीसरा यहाँ पर होता है, तो मतलब हिस्टामिन एक से ज्यादा जगह से निकलता है, कोई जरूरी नहीं कि वहीं से निकलेगा, यहाँ से भी निकलता है। और लास्ट होती है डी सेल। डी सेल निकालती है सोमेटोस्टेटिन। ये सोमेटोस्टेटिन भी कई जगह से निकलता है। सोमेटोस्टेटिन निकालती है डी सेल, और ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? इस गैस्ट जो आमाशय की क्रियाविधि है, आमाशय के स्राव है उसको रोकने का काम करता है। जैसे गैस्ट्रिन के विपरीत कार्य करता है। एक्चुअली गैस्ट्रिन तो क्या करता है? आमाशय की क्रियाविधि को बढ़ाता है, उसके स्राव को, उसके संकुचन को बढ़ाता है। लेकिन सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? संदमित करता है, उसको क्या करता है? रोकता है, संदमित करता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि डी सेल जो है, कहां यहाँ लिख देता हूं मैं, देख लेना। तो सोमेटोस्टेटिन क्या करता है? जठर स्राव का संदमन करता है, रोकता है। और गैस्ट्रिन क्या करता है वो मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि बता दिया मैंने, आगे आएगा, इसलिए लिखा नहीं है। हिस्टामिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हिस्टामिन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। हिस्टामिन बेसोफिल में लिखा था, वाहिनी प्रसारक है, शोधकारक है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। तो ये थी आमाशय के बारे में ये पूरी बात, जिसमें अपने जठर ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, जिसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं और अलग अलग प्रकार से काम कर रही है। ठीक है, चलो इतना नोट करो। बेटा माइक ऑफ था, उसके बाद माइक ऑन करने के बाद मैंने जठर ग्रंथि तो पढ़ाया और अभी तक पढ़ाया गया है, वो मैं बोल चुका हूँ कि आमाशय जे आकृति का होता है, चार भाग दिख रहे हैं आपको, फंडस, कार्डियक बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, उसके बाद सीधे जठर ग्रंथि पे आ गया था मैं कि जठर ग्रंथि में ग्रीवा सेल्स होती हैं, म्यूकस जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं, दूसरी पाचक ग्रंथियां होती हैं जो फंडस में होती हैं, इसलिए इनको फंडिक ग्रंथि कहते हैं, तीसरी अर्जेंटाफिन कोशिकाएं होती हैं, और फिर उन्हीं सब की डिटेल, इन तीनों की डिटेल, तो इसकी तो क्या डिटेल, इन दोनों की डिटेल यहां पर बताई हुई है। नेज कारक हिंदी में कहते हैं CIF। चलिए आमाशय के बाद अगला भाग पढ़ते हैं। आमाशय के बाद नेक्स्ट भाग कौन सा आएगा? आमाशय के बाद क्या पढ़ेंगे अपन? छोटी आंत है ना। चलिए आमाशय के बाद नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसको अपन कहते हैं छोटी आंत। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत बहुत लंबी होती है। ये जो है इसकी लंबाई होती है लगभग 6 मीटर, लगभग 6-6.5 मीटर, मतलब 6 मीटर से ज़्यादा ही होती है। लगभग 6 मीटर लंबाई होती है छोटी आंत की। कितने भाग हैं इसके? इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से?
तीन भाग हैं। एक तो हो गया कौन सा, डिओडेनम जिसको क्या बोलते हैं, ग्रहणी। दूसरा भाग होता है जेजुनम जिसको कहते हैं, जिसको मध्यांतर कहते हैं ना। और तीसरा कौन सा होता है, इलियम होता है जिसको क्षुद्रांत कहते हैं। ठीक है, तो डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन भाग है छोटी आंत के। और यहाँ पर जो ग्रहणी का जो आकार होता है, आकृति होती है, इसके बारे में पूछ लेते हैं कई बार, क्योंकि ये दोनों तो कुंडलित भाग है भाई। ये दोनों जो भाग है वो कैसे हैं, ये कुंडलित भाग है। ठीक है, लेकिन डिओडेनम जो है सी या यू आकृति का कहते हैं इसको, सी या यू। अब भाई सी या यू कैसे, क्योंकि इस तरीके से होता है। देखिए अब ना पूरा सी है ना पूरा यू है, तो सी आकृति का भी कई जगह लिख देते हैं इसको, और कई जगह इसको यू आकृति का भी लिख देते हैं। अब ये मतलब एग्जाम में दोनों आ गया तो क्या करेंगे, है तो पेपर पढ़ा लिखा आदमी बनेगा, है ना, उसको पता होगा। तो सी आई आकृति, बाकी जेजुनम और इलियम। और इसके बारे में मैंने आपको आर्गान की ऑप्टिकी में बताया था, एस्ट्रोलॉजी में बताया था ना। इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि इसमें जो होते हैं विलाई होते हैं, विलाई के बाद माइक्रो विलाई होते हैं, फिर वहां पर कैरकरिंग के वलन होते हैं, और साथ ही साथ आंतरिक ग्रंथि भी होती है, वो जो क्रिप्स दरार, लिवर की दरार है, तो ये सब बता चुके हैं, तो इसमें डबल से नहीं बता रहा हूँ इसलिए मैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात जरूर बता देता हूँ कि जो इलियम होती है, इस इलियम में जो लसिकाम ऊतक होते हैं, हमारे लसिकाम अंग ऊतक होते हैं शरीर में, जो WBC का संग्रह करते हैं। लसिकाम अंग ऐसे अंग होते हैं शरीर के जिनमें की WBC का संग्रह होता है। तो लसिकाम अंगों के गुच्छे पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं इलियम में। लसिकाम अंग होते तो पूरे शरीर में है, लेकिन गुच्छे के रूप में नहीं होते। यहाँ पर एक तरह से क्या होता है, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं कई जगह। ठीक है, एक जगह पर कई सारे समूह बना लेते हैं, छोटे छोटे समूह बना लेते हैं यहाँ पर, उनको हम कहते हैं पेयर पैचेस, उसको कहते हैं। तो ये पूछ लेते हैं कई बार कि पेयर पैचेस कहाँ पर होते हैं। तो पेयर पैचेस होते क्या है, पहले तो लसिकाम ऊतकों का समूह कहाँ पर, इलियम में। लसिकाम ऊतकों का समूह कहाँ पर, इलियम में, उसको हम पेयर पैचेस कहते हैं। लसिकाम ऊतक क्या, शरीर के ऐसे ऊतक जहाँ WBC का संग्रह होता है। ठीक है, फिर ये लसिकाम अंग बाद में जो आप मानव शास्त्र पढ़ोगे 12th में ह्यूमन हेल्थ वहाँ पर आएगा। तो अच्छा एक इलियम ये होता है, एक और इलियम है ILIUM। भाई हिंदी में दोनों इलियम ही लिखते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में स्पेलिंग अलग है। एक ILEUM है, दूसरा ILIUM है। ये जो ILIUM है ना, ये हमारी हड्डी होती है, ये हड्डी है और ये आंत है। ध्यान रखना, आंत में हड्डी और हड्डी में आंत ना आ जाए। ठीक है, ILEUM जो है वो क्या है, आंत है। और ILIUM जो श्रोणी मेखला होती है ना, जो श्रोणी मेखला होती है, जो हड्डी होती है, उसका एक भाग होता है इलियम। तो कौन सी वाली इलियम, लेकिन ये वाली। हाँ ये क्या है, ये अस्थि है, ये हड्डी है, इसका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए काट दिया है ना। अब ये मैं पूछा थोड़ी देर से काटा क्यों था, क्या लिखा हुआ है ना, इसलिए काट दिया कि आपको ध्यान रहे कि ILIUM अलग है और ILEUM अलग है, इलियम दोनों ही है। तो यहाँ पर तो अपन ई वाली इलियम की बात करते हैं छोटी आंत में। अब छोटी आंत के बाद आते हैं अपन किस पर, छोटी आंत के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इसके बारे में लार्ज इंटेस्टाइन या क्या कहते हैं, ये क्या है, बड़ी आंत है। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं इसके भी, कौन कौन से, एक तो होता है सीकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। कितने भाग हो गए, तीन भाग, सीकम, कोलोन और रेक्टम, तीन भाग होते हैं इसके। अगर अपन कोलोन बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनती है, यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से है। ये वाला भाग कौन सा है, सीकम, ये है सीकम, ये पूरा क्या है, कोलोन। अब इस कोलोन में भी एक तो होगी, एक होगी आरोही कोलोन, यहां पर है अनुप्रस्थ कोलोन, ये जो दिखाई दे रही ये है, क्या है, ये है यहाँ पर आपके सामने अवरोही कोलोन, और ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये इसको कहते हैं अपन, इसको अपन कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। और फिर यहाँ पर ये दिख रहा है जो वो क्या है, रेक्टम, रेक्टम या क्या बोलते हैं, मलाशय। ठीक है, ये है यहाँ पर एनाल कैनाल, या जिसको क्या बोलते हैं, गुदानाल। एनाल कैनाल हो गई, और ये क्या हो गया, ये वाला भाग, ये वाला भाग हो गया गुदा या एनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और ये जो उंगलीनुमा संरचना निकली हुई है सीकम से जो उंगलीनुमा संरचना निकली हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं, क्रमी रूपी परिशेषिका या अपेंडिक्स। हमने स्टार्टिंग में बताया भी था ना, तो वाली का वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स या क्रमी रूपी परिशेषिका। और जो अपेंडिक्स होती है वो हमें अवशेषी होती है। अवशेषी का मतलब जिसका कोई भी खास कार्य ना हो शरीर में, उसको अपन क्या बोलते हैं, अवशेषी। तो अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स है अवशेषी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो देखिए भाग तो कौन कौन से, एक सीकम, दूसरा ये कोलोन और तीसरा रेक्टम। ठीक है, ये मुख्य भाग तो तीन ही है। अब कोलोन में भी आरोही, अनुप्रस्थ, अवरोही और सिग्मोइड। ठीक है, और रेक्टम से एक नाल निकलती है, कैनाल निकलती है, एनाल कैनाल, और उसके शरीर क्या कहलाता है, एनस कहलाता है। अच्छा, जो सीकम होता है इसका भाग, जैसे पहला भाग अपन ने लिखा क्या, सीकम, जो सीकम होता है इसको अंधथैली कहते हैं, अंधथैली कहते हैं। अंधथैली क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सिरे पर बंद होती है, इस सिरे पर ये बंद होती है। ऐसी कोई भी संरचना जो एक सिरे पर बंद होती है उसको ब्लाइंड पाउच या अंधथैली कहते हैं। तो अंध इसलिए क्योंकि एक सिरे पर क्या है, बंद है। ठीक है, सीकम में कुछ सहजीवी, सीकम में सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं, सहजीवी जीवाणु उपस्थित होते हैं। सहजीवी जीवाणु का मतलब क्या होता है, ऐसे जीवाणु जिनको उनको भी फायदा होता है, हमको भी फायदा पहुंचाते हैं। तो सहजीवी जीवाणु का मतलब क्या होता है, ऐसे जीवाणु जो उनको भी फायदा, हमें भी फायदा पहुंचाते हैं। उनको क्या फायदा है, यहाँ पे उनको रहने को जगह मिल रही है। दूसरी बात, तो अपचित भोजन आएगा यहाँ पे, उससे वो पोषण ले लेते हैं। हमको क्या फायदा पहुंचाना है, हमारे शरीर में कुछ विटामिन उत्पन्न करते हैं। ये जो सहजीवी जीवाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, सहजीवी जीवाणु विटामिन B1, B2,
के का उत्पादन करते हैं। इन विटामिन का शरीर में बनाते हैं ये, तो हमको विटामिन दे रहे हैं, विटामिन बना रहे हैं और उनको फायदा ये कि उनको जगह और भोजन मिल रहा है, तो सहजीवी है मतलब, ठीक है ना। तो सहजीवी जीवाणु होंगे सीकम में। सीकम के बाद दूसरा भाग कौन सा बताया था? दूसरा भाग अपने का सबसे लंबा भाग जो है बड़ी आंत का, वो क्या है? कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग जो है वो है कोलोन, ठीक है। अब ये कोलोन की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो देखिए जो कोलोन होती है इसमें छोटी छोटी थैलियों के समान संरचना दिख रही है, ऐसे छोटे छोटे पाउच से मिलकर बनी हुई है, छोटी छोटी थैलियां दिख रही है ना, ये देखो थैली के समान संरचना बनाई, इनको अपन कहते हैं हॉस्ट्रा। ये क्या कहलाती है? ये थैलीनुमा संरचनाएं जो होती है, यहाँ पर मार्क भी कर दे रहा हूँ, लिख भी देंगे अपन, इनको क्या बोलते हैं? इनको अपन कहते हैं हॉस्ट्रा कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहलाती है? हॉस्ट्रा कहलाती है। तो कोलोन में आपको क्या क्या याद रखना है? कोलोन में एक तो आप याद रखो किसके बारे में? हॉस्ट्रा के बारे में। हॉस्ट्रा क्या है? थैलीनुमा संरचना, जो छोटी छोटी थैलियों से मिलकर बनी हुई है, थैली के समान संरचनाओं से, तो थैलीनुमा संरचनाएं जो है उनको अपन क्या कहते हैं? हॉस्ट्रा। दूसरी बात यहाँ पर भाई थैलीनुमा संरचनाएं तो है, उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि ऊर्ध्व पेशियों की 3 पट्टियां मिलती हैं। बेटा लिख तो ले, सुन भी तो ले, कभी कंटिन्यू लिखने में लगाओ, सर से पीछे ना हो जाओ, यहाँ तक लिख लिया होगा, एक आध लाइन छुट्टी होगी, बोले फिर बात करने का टाइम कैसे मिलेगा? तो थैलीनुमा संरचनाएं जो है, जो छोटे छोटे पाउच हैं, ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी थैलियां होती हैं, मतलब थैलियां बंद नहीं है, इस तरह से, तो ये क्या है? ये हॉस्ट्रा कहलाती है। अब जो कोलोन की भित्ति होती है, ये तो अपन कोलोन को काट के देख रहे हैं तो अंदर का ये दिखाई देने लगा, कोलोन तो गोल है ना पूरी, उनकी जो भित्ति होगी उसमें ऊर्ध्व पेशियों की 3 पट्टियां होंगी, ऐसी 3 पट्टियां होंगी ऐसे ऊर्ध्व पेशियों की पूरी भित्ति में, बीच में नहीं, यहाँ नहीं, भित्ति में है ना, इसकी भित्ति में, इसकी वॉल में जैसे पाइप है, पाइप में 3 ऊर्ध्व पेशियों की पट्टियां हैं, वो पाइप में 3 धागे चिपका दो, एक ऊपर और दोनों साइड पे एक और पूरा चिपका दो ऊपर से नीचे तक, तो वो जो ऊर्ध्व पेशियों की पट्टियां होती हैं उसको कहते हैं टीनिया कोलाई। तो कोलोन में दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है? कोलोन में दूसरी बात आपको याद रखनी है क्या? टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई क्या होती है? ऊर्ध्व पेशियों की 3 पट्टियां मिलेंगी, कहां पर? कोलोन में। ये सब किसमें पढ़ रहे हैं? कोलोन में, ठीक है। कोलोन की भित्ति में ऊर्ध्व पेशियों के से 3 लंबी सी बैंड है, 3 इस तरीके से है, जैसे ये एक है वैसे 3 है टोटल, ठीक है, 3 पट्टियां, उसको क्या बोलते हैं? टीनिया कोलाई। और तीसरी बात यहाँ पर कोलोन में बीच बीच में इस तरह से वसीय काएं मिलती हैं, छोटी छोटी वसा की बनी हुई काएं मिलती हैं, वसीय काएं मिलती हैं इस तरह से, ये वसीय काएं हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। इन वसीय काय को हम कहते हैं एपीप्लॉइक अपेंडेजेस, एपीप्लॉइक अपेंडेजेस या एपीप्लॉइक उपांग कहते हैं, मैं भी लिख देता हूं इसको। ये जो वसीय काय है, ये क्या है? छोटे छोटे वसा से बनी हुई संरचनाएं हैं, कोलोन में बीच बीच में भित्ति से चिपकी हुई है, ठीक है, उसको कहते हैं एपीप्लॉइक अपेंडेजेस या एपीप्लॉइक उपांग। अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? उपांग। एपीप्लॉइक अपेंडेजेस क्या है? वसीय, ये वसीय काय है, वसा की बनी हुई छोटी छोटी संरचनाएं जो कोलोन की भित्ति से चिपकी हुई हैं, उनको एपीप्लॉइक अपेंडेजेस कहते हैं, ठीक है। तो कोलोन में आपको 3 बातें याद रखनी है, क्या क्या? एक तो हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा क्या है? छोटी छोटी थैलियों के समान संरचनाएं जो है उनको अपन क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रा कहते हैं। दूसरा है टीनिया कोलाई, क्या है? ऊर्ध्व पेशियों की 3 पट्टियां हैं कोलोन की भित्ति में। और तीसरा इसमें वसीय काय है, जिनको क्या कहेंगे? एपीप्लॉइक उपांग या एपीप्लॉइक अपेंडेजेस कहते हैं इनको, ठीक है। तो अच्छा, अब बड़ी आंत में छोटी आंत खुल रही होगी भाई, यहाँ पर छोटी आंत आती है ना यहाँ से, इलियम, और ये बड़ी आंत के किस भाग में खुलती है? सीकम। यहाँ पर एक कपाट पाया जाता है, एक वॉल्व पाया जाता है, जहां पर छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है, वहां पर एक कपाट पाया जाता है जिसको कहते हैं इलियोसीकल वॉल्व। इस कपाट को क्या बोलते हैं? इलियोसीकल वॉल्व या इलियोसीकल कपाट। ये मैं अलग से लिख देता हूं यहां पर कि इलियम मतलब छोटी आंत, इलियम किसमें खुलती है? सीकम में, इलियम सीकम में खुलती है, और इनके संधि स्थल पर कपाट है, उसको क्या बोलते हैं? इलियोसीकल कपाट। इनके संधि स्थल पर कौन सा कपाट है? इलियोसीकल कपाट उपस्थित है। इनके संधि स्थल पर इलियोसीकल। और कपाट का काम क्या होता है? इस विपरीत प्रवाह को रोकना, कोई भी चीज वापस ना चली जाए, जो अपचित भोजन आया वो वापस ना जाने पाए, इसलिए कपाट है ये, जिनको अपन क्या बोलते हैं? इलियोसीकल कपाट या इलियोसीकल वॉल्व कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? इलियोसीकल वॉल्व या इलियोसीकल कपाट। क्लियर है? इतनी बात इतनी लिखी है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं। तो ये आहार नाल की संरचना भाई पूरी हो गई। अपन ने कहां से पढ़ना शुरू किया था? मुख गुहा से। अपन ने स्टार्टिंग जो की थी वो कहां से की थी? मुख गुहा से, और बकल कैविटी से, और बकल कैविटी से लेके लार्ज इंटेस्टाइन तक हमने सारी संरचना पढ़ ली, ठीक है। अब देखिए, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर सहायक पाचक ग्रंथि। सहायक पाचक ग्रंथि, भाई सहायक पाचक ग्रंथि क्यों कहते हैं इसको? सहायक इसलिए क्योंकि ये आहार नाल में नहीं है, आहार नाल के बाहर है। जैसे जठर ग्रंथि तो आहार नाल के अंदर होती है, आंतरिक ग्रंथि आहार नाल के अंदर होती है, लेकिन कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जो पाचन में सहायता तो करती हैं, उनके स्त्राव तो आहार नाल में आते हैं, लेकिन वो खुद आहार नाल में नहीं होती, आहार नाल के बाहर होती हैं। जैसे कि एक तो लार ग्रंथि, वही पढ़ी थी ना, लार ग्रंथि आहार नाल के बाहर होती है, मुख गुहा की भित्ति में होती है, अंदर नहीं होती। तो दूसरी कौन सी हो गई? यकृत, लिवर, भाई दूसरा हो गया यकृत, और तीसरी हो गई अग्नाशय। ये तीनों ही ग्रंथि जो है आहार नाल के बाहर है, लेकिन अपने स्त्राव को आहार नाल में भेजती है और उनका स्त्राव पाचन में सहायता करता है, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। लाल ग्रंथि अपन पढ़ चुके हैं मुख गुहा में, जब मुख गुहा पढ़ रहे थे तब पढ़ा था कि मुख गुहा से बाहर इसकी भित्ति में ग्रंथि होती है जिसको लाल ग्रंथि। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि, सब ये क्या हो गया एकदम से? देखना कि कौन सा मैंने बम फोड़ दिया, भाई आसान सा सवाल पूछा। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी? पैरोटिड। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड। और सलाइवा या लार का सबसे अधिक स्त्राव करने वाली ग्रंथि सब मैक्सिलरी, या जिसको सब मैंडिबुलर भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी पैरोटिड, और लार का सबसे ज्यादा लार का उत्पादन करने वाली सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। कितने प्रतिशत लार का बनाती है ये? 70%। कितने प्रतिशत? 70% लार का बनाती है ये, है ना।
चलिए, तो यहाँ पर लाल ग्रंथि तो अपन खैर पढ़ चुके हैं। अब अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, लिवर या यकृत के बारे में। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं लिवर की। भाई लिवर या यकृत जो होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। कितना वेट होता है इसका, इसका भार कितना होता है? हाँ कितना? 50 किलो। अच्छा वाह, लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। लिवर का जो वेट होता है वो कितना होता है? 1.5 किलो। और लिवर कहाँ पर होता है? ये जो उदर गुहा है ना, इसके ऊपरी और दाएं भाग में। उदर गुहा के ऊपर तो वक्षी गुहा हो गई, वक्षी गुहा के नीचे डायफ्राम हो गया, कोई पेशी पट होता है ना जो इन दोनों गुहाओं को अलग करता है, बीच में पेशी पट होगा, नीचे उदर गुहा होगी, उदर गुहा के ऊपरी और दाएं भाग में। ठीक है, मतलब अगर बात करें यहाँ पर लिवर की, तो लिवर कुछ इस तरीके से है। जैसे यहाँ पर गुंबदाकार संरचना होती है जिसको अपन डायफ्राम कहते हैं। ये गुंबदाकार संरचना क्या कहलाती है? ये डायफ्राम कहलाती है। इसको मध्यपट भी कहते हैं ना, डायफ्राम या मध्यपट कहते हैं। इसके जस्ट नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ यहाँ पर अपन बना सकते हैं। ये क्या है? ये लिवर है। भाई ये तो वक्षी गुहा होती है जहाँ पे हृदय होता है, फेफड़े होते हैं। उसके नीचे उदर गुहा आती है, उदर गुहा के दाएं और ऊपरी भाग में स्थित होता है लिवर। तो इसकी स्थिति अगर देखें अपन तो कहां पर मिलेगा? उदर गुहा के दाहिने ऊपरी भाग में, दाहिने ऊपरी भाग में मिलेगा। किसके नीचे? डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम या मध्यपट के नीचे। ये किसके नीचे होगा? डायफ्राम या जो मध्यपट होगा उस डायफ्राम या मध्यपट के नीचे स्थित होगा। द्विपालित संरचना में 2 पालियों से मिलकर बनता है। यहां पर इस तरह से द्विपालित संरचना होगी। ये और दोनों पालियों के बीच में से एक लिगामेंट गुजरता है। ये हो गया आपका दाई पाली, ये हो गई बाई पाली या लेफ्ट लोब जिसको कहते हैं, राइट लोब हो गया, लेफ्ट लोब हो गया। बीच में से एक लिगामेंट गुजर रहा है जिसको कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लिगामेंट कहलाता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके अब इसकी इकाइयों के बारे में भी पढ़ेंगे अपन। यकृत जो होता है कई सारी छोटी छोटी पालिकाओं से मिलकर बनता है। हेपेटिक लोब्यूल या यकृतीय पालिकाओं से मिलकर बनता है। बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती है जो मिलकर पाली बनाती है और पालियों से मिलकर फिर लिवर बनता है। तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। खैर इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद अनुप्रस्थ कोलन, ये जब समझाया था ये लिखा हुआ है, इसलिए डबल से भी लिखा है यहाँ पे।